दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजराइल वीडियो सीरीज में। ये दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि आखिरकार ज्यूज का क्या इतिहास रहा है। 1150 बीसीई से हमने स्टार्ट किया था और अब तक हम गए थे कि कैसे इजराइल राज्य बनता है, कैसे उसके पहले ज्यूज का एक्सोडस होता है, फिर वो रोमन काल में होता है, बेबीलोनियंस के द्वारा होता है, कैसे हमने देखा कि साइरस दी ग्रेट उनको वापस बसाते हैं लेकिन फिर वापस जाना पड़ता है। ये सब कुछ हमने देखा। फिर वो कैसे अलग अलग एलियट्स या फिर आलिया के रूप में वेव्स ऑफ माइग्रेशन में वापस आते हैं। फिर हमने देखा था कि कैसे अगर आप ज्यूज की बात करें तो वो अपना स्टेट बनाते हैं, इजराइल बनाते हैं, यूएन पार्टीशन प्लान होता है और उसके बाद किस प्रकार से वो अलग अलग जंगों में फंस जाता है। अलग अलग वॉर्स होते हैं। आजादी के बाद 1948 में वॉर होता है जिसमें सारे अरब स्टेट्स उसको खत्म करने आते हैं लेकिन वो लड़ता है अकेले। फिर किस प्रकार से 6 डे वॉर होता है वो भी हमने देखा। योम किपुर वॉर भी हमने देखा और उसके बाद कैसे इजरायली स्टेट एग्जिस्ट करता है ये सब हमने जाना है। पर दोस्तों अब सेकंड पार्ट में ये सब जानने के बाद हम इजराइल फिलिस्तीन के पॉलिटिक्स को जानने वाले हैं। आज के टाइम में हमास की बात हो रही है, हिजबुल्लाह की बात हो रही है, कौन पीएलओ है, कौन फाता है, ये सारी बातें हैं जो हमें जाननी होंगी। तो इन सब को जानेंगे किस प्रकार से गांधी जी से लेके मोदी जी तक पैलेस्टीन पॉलिटिक्स क्या रहा है और भारत में इनमें से किनको आतंकवादी बताया जाता है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम होता है इजराइल जब यूएन पार्टीशन प्लान के द्वारा बनाया जाता है, कहा जाता है कि अरब्स के लिए अलग स्टेट बनेगा और जो ज्यूज हैं उनके लिए अलग स्टेट बनेगा। तो गांधी जी इसको पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टीशन करना सही नहीं है इस प्रकार से और पूर्ण रूप से इनको अरब्स को ही देना चाहिए, मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है ऐसा वो कहते हैं। काश भारत के लिए भी इसी प्रकार से वो खड़े रहते, पार्टीशन को रोक देते, लेकिन भारत में तो खैर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अभी हमने देखा दोस्तों बहुत सारे जंग के बारे में देखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने ऊपर ऑलरेडी डाल दिया है, वो आपको मिल जाएगा आई टैग में। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो देख सकते हैं। चाहे तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसके बाद वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत सारे अरब इजराइल वॉर होते हैं। 1948 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, 1967 में 6 डेज वॉर होता है, 1973 में योम किपुर वॉर होता है। ये सभी के सभी अगर आप देखें तो इजराइल को नष्ट करने से, खत्म करने के प्लान से किया जाता है कि मैप से इजराइल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है अरब्स का। और नतीजन क्या होता है, वो लोग जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जिसमें ज्यूज का एक होमलैंड होगा इजराइल और अरब्स के लिए पैलेस्टीन, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे केवल और केवल अरब्स या फिर मुसलमान ही रहेंगे, ज्यूज को यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो अब दोस्तों इसी बीच में आइए देखते हैं 1967 तक क्या होता है। 1948 में आपको मालूम है पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है और उसके बाद अगर आप देखें तो किस प्रकार से जो अरब कंट्रीज होते हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, ये सब मिलके इजराइल पे जंग करते हैं। नतीजन क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें तो 1967 के पहले तक इजराइल का मैप आफ्टर 1948 कुछ इस प्रकार हो जाता है। ये वाला इलाका जो कि पैलेस्टीन होना था, यहां पर भी पैलेस्टीन होना था, उनमें से अगर आप देखें तो ये वाला जिसको आज हम गाजा स्ट्रिप कहते हैं, जो आप लाल रंग में देख रहे हैं, ये इजिप्ट हथिया लेता है। फिर वैसे ही अगर आप ये जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं जेरूसलम के आसपास वाला इलाका जिसको आज वेस्ट बैंक कहा जाता है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो इसको जॉर्डन हथिया लेता है। यानी कि ये अरब स्टेट्स आए तो थे इस मकसद से कि वेस्ट बैंक, गाजा, इन सबको लिबरेट करवाएंगे। वो तो ऑलरेडी अलग स्टेट पैलेस्टीन के रूप में एग्जिस्ट कर ही रहे थे, वो छोड़िए साथ में बाकी इजराइल को खाली करवाएंगे और पूरा एक सिंगल पैलेस्टीन बनेगा। ये सपना दिखा के वो जंग करते हैं लेकिन खुद आके इलीगली ऑक्यूपायर बन जाते हैं। वो खुद अगर आप देखें तो गाजा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो खुद अगर आप देखें तो वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है इसको जस्टिफाई भी तो करना होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी तो करनी पड़ेगी कि हाँ ये सब हम इसलिए ऑक्यूपाई किए हैं कि एक दिन इनको हम बस और बस कस्टोडियन हैं, एक दिन जब पैलेस्टीन बनेगा ये पूरा इलाका ज्यूज से खाली करवाया जाएगा, वो जो पैलेस्टीन बनेगा उस दिन हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी उसको हम हैंडओवर कर देंगे। तो एक गवर्नमेंट बनाया जाता है, बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जो कि अरब्स के कहीं ना कहीं ये जो पूरी साजिश होती है इसको सामने खड़ा किया जाता है।
तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है दोस्तों, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ बनाया जाता है। कहा जाता है कि पीएलओ ये क्या है, ये राइटफुल रिप्रेजेंटेटिव होगा पैलेस्टीन में रह रहे मुस्लिम पॉपुलेशन का। और कल को जब ज्यूज खाली हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, तब पूरा इस देश की देखरेख पीएलओ करेगा। और इस पीएलओ को अगर आप देखें तो इजिप्ट के सपोर्ट से बनाया जाता है, जो कि उस वक्त अगर आप देखें तो अरब लीग को लीड कर रहा होता है। तो दोस्तों 1964 में अरब लीग के द्वारा पीएलओ बनाया जाता है। और अगर आप देखें तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो पूरा पैलेस्टीन है, यानी जो सो कॉल्ड ये इलाका अर्स्टवाइल पैलेस्टीन हुआ करता था, इन सभी का देखरेख पीएलओ करेगा फ्यूचर में, ज्यूज को खदेड़ने के बाद। और अगर आप देखें तो पीएलओ एक कोएलिशन था, जिसमें बहुत सारे पैलेस्टीन के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन सभी का एक कोएलिशन था। कोएलिशन क्या हुआ, जैसे कि आपको मालूम है आजकल भारत में चल रहा है इंडी अलायंस। तो अगर हम इंडी अलायंस की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस भी है, इसमें आरजेडी भी है, इसमें जेडीयू भी है। ये क्या है, ये एक कोएलिशन है। वैसे ही एनडीए क्या है, एक कोएलिशन है, जिसमें बीजेपी भी है, शिवसेना का एक आप देखें तो फैक्शन भी है। तो इस प्रकार से ये क्या है, कोएलिशन है। तो वैसे ही एक कोएलिशन बनता है पीएलओ, जिसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे आप अलग अलग पीएलओ के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है दोस्तों फतह, या फिर हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ फतह भी कुछ कहते हैं, जो मतलब आप समझ जाइए, FATAH वाला। तो ये जो फतह होता है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो लीडर होते हैं ये होते हैं यासिर अराफात। यहाँ पे जिनको आप देख रहे हैं यासिर अराफात यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के साथ हैं। फिर वैसे ही आप देखेंगे तो यासिर अराफात यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र के साथ हैं। फिर यहीं पर आप देखिए तो यहाँ पे वो वाजपेयी जी के साथ भी हैं, उम्र इनकी अब बढ़ चुकी है। तो इसके जो लीडर होते हैं फाता के, वो होते हैं यासिर अराफात। और 4 फरवरी 1969 को फाता के जो फाउंडर होते हैं उनको पीएलओ की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप ही पीएलओ के चेयरमैन भी होंगे। यानी कि पीएलओ में वैसे तो इतना बड़ा कोएलिशन होता है, लेकिन सिंगल हैंडेडली इसको पूर्ण रूप से फाता संभालता है। अब दोस्तों यहां तक तो कहानी आप समझ गए। अब क्या होता है दोस्तों, 1967 का 6 डेज वॉर होता है। अभी कहानी कहां थी, 1964 में। 1964 तक क्या हुआ था दोस्तों, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न पावर्स थे, वेस्टर्न पावर्स कहना गलत होगा, यहाँ पे जो अरब पावर्स थे वही इन इलाकों को ऑक्यूपाई करके बैठ गए थे, जो पैलेस्टीन होना था एज पर दी यूएन का जो प्लान था, पार्टीशन प्लान। फिर दोस्तों 1964 में क्या बना, पीएलओ बना, जिसके द्वारा ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखे इन जगह को, इनको वो जस्टिफाई कर पाए, जो कि यासिर अराफात होते हैं। अब दोस्तों 3 साल बाद क्या होता है, 1967 में 6 डेज वॉर होता है, जिसमें आप अगर देखें तो इजिप्ट, सीरिया मिलके वापस चढ़ाई करने आ जाते हैं इजराइल पे। और इजराइल आपको बताया था मैंने किस प्रकार से पीट पीट के सबको भगाता है। ये जगह जो इनके पास थी वो भी उनका छीन लेता है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये जॉर्डन के कंट्रोल में था, ये भी इजराइल हथिया लेता है। ये गाजा वाला जो इलाका था, ये अगर आप देखें तो इजिप्ट के कंट्रोल में था, ये भी इजराइल हथिया लेता है। ये जो रीजन है इजिप्ट का, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, ये भी इजिप्ट से उसकी जमीन भी सिनाई पेनिनसुला का इजराइल छीन लेता है। और इसके साथ अरब की जबरदस्त अगर आप देखें तो ह्यूमिलिएशन होती है। सीरिया का ऊपर में अगर आप देखें तो गोलन हाइट्स भी वो छीन लेता है। और इसके साथ जो ये पैलेस्टीनियन लीडरशिप थी यासिर अराफात वाली, पीएलओ वाली, वो समझ जाता है कि भाई इनके भरोसे रह के तो कुछ ना होगा। इजिप्ट के भरोसे बैठोगे, जॉर्डन के भरोसे बैठोगे, सीरिया के भरोसे बैठोगे कि एक दिन आएगा जब वो हमारे साथ जंग में मदद करेंगे, पैलेस्टीन को आजाद करवाएंगे, पूरा ज्यूज को भगा के अरब पॉपुलेशन का कंट्री बनाएंगे, उसमें अरब तो कुछ ना कर सकते। अरब वर्ल्ड ये इजराइल को अब मिलिटरीली ओपन वॉरफेयर में चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहां पे वो कुछ लेसन्स ड्रॉ करते हैं। ये लेसन्स अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया, वैसे ही लैटिन अमेरिका, वहां पे जो आपको याद होगा लैटिन अमेरिका में उस टाइम फिडेल कास्ट्रो और ये सब अगर आप देखें तो इनके अलग अलग मूवमेंट चल रहे होते हैं इन पूरे लैटिन अमेरिका कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में, है ना, वियतनाम वॉर वाला टाइम है। तो उस टाइम वो समझ जाते हैं कि अब गांव में गोरिल्ला वॉरफेयर करने से हम इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। अब टाइम आया है जब हमें शहरों में पिन पॉइंटेड टेरर अटैक्स करना होगा, जिसका इंपैक्ट बड़ा हो, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़े, और जो मुद्दा है, जो फिलिस्तीन का मुद्दा है, वो इंटरनेशनलाइज हो सके। और इसी के लिए अगर आप देखें
तो पैलेस्टीनियन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर 1967 सिक्स डे वॉर बनने शुरू हो जाते हैं। अर्ली 1970s आते आते 7 पैलेस्टीनियन गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव होते हैं, और ये सब के सब अगर आप देखें तो जॉर्डन में होते हैं। क्यों जॉर्डन में होते हैं अभी मैं समझाऊंगा। इसमें अगर आप देखें तो एक बड़ा फेमस है पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। इनका नाम जानते हैं क्या है? नाम देखिए दोस्तों, जॉर्ज हबाश। क्या नाम है ये? क्रिश्चियन नाम है। आप कहेंगे क्रिश्चियन नाम कैसे आ गया इस मूवमेंट में? थोड़ी देर पहले आपको समझाया, इस वजह से बताता हूं आपको। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, इनका इंस्पिरेशन कहां से आता है? ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स हो रहा होता है, जो कि अगर आप देखें तो लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स होते हैं, उनसे ये इंस्पायर करते हैं। तो उसी में जॉर्ज हबाश भी क्या करते हैं, अपना एक आतंकवादी संगठन चलाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी संगठन होता है, जो कि अगर आप देखें तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट से इंस्पायर्ड होता है, और कहता है कि हम इजराइल को खाली करवाएंगे, उसको एग्जिस्ट भी नहीं करने देंगे, और एक सिंगल पैलेस्टीन बनेगा जो कि डेमोक्रेटिक होगा, सेक्युलर स्टेट होगा। डेमोक्रेटिक मतलब जो कम्युनिज्म वाला डेमोक्रेसी होता है उसकी बात हो रही है ना। जैसे नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, चाइना भी डेमोक्रेसी कहता है, तो उसी प्रकार की डेमोक्रेसी की बात हो रही है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जॉर्ज हबाश स्टार्टिंग में पीएलओ से ही एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन ये अगर आप देखें तो यासिर अराफात को टक्कर दे रहे होते हैं, और यासिर अराफात पूर्ण रूप से पीएलओ के चेयरपर्सन बन के जब उभर जाते हैं तो जॉर्ज हबाश को साइडलाइन कर दिया जाता है। नतीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? वो क्रिश्चियन होते हैं, तो उनको अरब वर्ल्ड थोड़ी ना इनको आने देगा, और अपने पास में इस प्रकार से एक सेक्युलर सो कॉल्ड कम्युनिस्ट स्टेट बनने देगा। तो वो कहते हैं इसको नहीं आने दो, चुपचाप से तुम बन जाओ। और यासिर अराफात यहां पर अगर आप देखें तो उभर के आ जाता है और इसको साइडलाइन करता है, मजबूरन इसको इस प्रकार का आतंकवादी संगठन बनाना पड़ता है। अब दोस्तों यहां तक तो आप समझ गए। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है किस प्रकार से? थोड़ी देर पहले अगर आप मैप देखते तो ये वाला इलाका वेस्ट बैंक का किसके पास था? 1948 के जंग के बाद जॉर्डन के पास था। ये वाला इलाका इजिप्ट के पास था। लेकिन फिर 1967 का सिक्स डे वॉर में क्या होता है? इजराइल करता है ठुकाई, और उस ठुकाई के बाद क्या होता है? उस ठुकाई के बाद होता यूं है कि ये जो इलाका जेरूसलम वाला जो वेस्ट बैंक है, ये भी इजराइल कब्जा कर लेता है। ये जो गाजा है ये भी इजराइल कब्जा कर लेता है। यहां पे भी जो इजराइल इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो भी कब्जा कर लेता है। इन शॉर्ट इजराइल का जो मैप होता है कुछ इस प्रकार से बन के उभर जाता है। नतीजन क्या होता है? यहां पे रहने वाले जो फिलिस्तीनी थे, जो पीएलओ वाले लोग थे, जो वेस्ट बैंक में रहा करते थे, इस इलाके में रहा करते थे, वो क्या करेंगे? वो भाग के जॉर्डन चले जाते हैं। जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी पार करते हैं और जॉर्डन में वो चले जाते हैं। जब वो जॉर्डन में चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जॉर्डेनियन एनेक्स्ड वेस्ट बैंक से भाग के वो जॉर्डन चले जाते हैं, और पीएलओ अगर आप देखें तो वहां से पीएलओ फिदाइन अटैक्स करना शुरू करते हैं। बेसिकली कुछ लोग आतंकवादी कहने में शर्माते हैं तो फिदाइन बोलते हैं। आपको नहीं शर्माना, आप आतंकवादी बोलिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो फिदाइन शब्द पे ही स्टिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो पैलेस्टीनियन फिदाइन क्या करते हैं? जो पीएलओ के लिए काम करते हैं वो यहां से भाग के अगर आप देखें तो जॉर्डन में आ जाते हैं और यहां से इजराइल के नाक में दम करते हैं। वहां पे जैसे अभी आप जानते हैं मिसाइल अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, वो सब होता रहता है। और अगर आप देखें तो 1970s के बिगिनिंग तक अब जो इस प्रकार के जो तत्वों को शरण देगा, आपको तो मालूम ही है वो क्या करेंगे। इनकी एक स्टार्टिंग से पॉलिसी रहती है पीएलओ वालों की, क्या है वो? जो इनको सपोर्ट करता है, जो हाथ इनको खिलाता है, वो उसी को काटते हैं। तो सबसे पहले जॉर्डन को काटना शुरू करते हैं। कैसे? जरा सुनिए। 1970 के शुरुआत तक क्या होता है? पीएलओ जॉर्डन की जो मोनार्की होता है उसको ओवरथ्रो करने का प्रयास करता है। जो जॉर्डन की मोनार्की जो इनको सपोर्ट कर रहा था, जो जेरूसलम से इनको यहां पे लाया, वेस्ट बैंक से इनको यहां पे शरण दिया कि लो मेरी जमीन लो, यहां से बैठ के इजराइल पे आतंकवादी हमले करो, उनको ये उन्हीं को क्या करने लगता है? तख्ता पलट करने का प्रयास करता है। जाहिर सी बात है जॉर्डन की मोनार्की भड़क जाती है और जॉर्डन वर्सेस पीएलओ एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है। इसी को कहते हैं दोस्तों ब्लैक सितंबर। ये जो ब्लैक सितंबर होता है दोस्तों, ये सितंबर 1970 के आसपास होता है, जिसमें अगर आप देखें तो जॉर्डेनियन विक्ट्री हो जाती है। जो मोनार्की होती है वो जीत जाती है, पीएलओ वालों को खूब पिटाई करती है। और यहां पे दोस्तों एक होता क्या है ना, यहां से सीरिया भी जॉर्डन पे प्रेशर डालता है, क्योंकि वो भी उसके तार पीएलओ से जुड़े हुए थे, तो वो भी प्रेशर डालता है जॉर्डन पे और यहां से चढ़ाई करने का प्रयास करता है। लेकिन जॉर्डन सीरिया की चढ़ाई को भी
रोक देता है। और फाइनली इन पीएलओ वालों को, जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स थे, इनको जॉर्डन से एक्सपेल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। सीधा बोलता है पहली फुर्सत में सीरिया के रास्ते जो तुमको सपोर्ट कर रहा है, लेबनान निकल। यानी यहां पे इस इलाके में जो बैठे हुए थे, ये सीरिया का गोलन हाइट्स, इस इलाके में ये जो पीएलओ वाले थे, इनको बोलता है ये सीरिया के रास्ते जाओ और लेबनान यहां पे नॉर्थ में है, ठीक इजराइल के नॉर्थ में, यहां पर जाके बस जाओ। तो यही होता भी है दोस्तों, और इसके साथ वो पहली फुर्सत में निकल लेते हैं और लेबनान चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है लेबनान भी रिलोकेट कर जाते हैं, कई पैलेस्टीनियंस आने लगते हैं लेबनान में, और यहां पे अगर आप देखें तो यासिर अराफात भी आ जाता है, पीएलओ भी आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा था, जो हाथ खिलाता है ये उसी को काटते हैं, तो अब वही लेबनान के साथ भी होता है। फिर भी लोग शरण देते हैं। तो लेबनान में सुनिए क्या होता है, वहीं पे लेबनीज सिविल वॉर शुरू हो जाता है दोस्तों इनके आने के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो क्रिश्चियन लेबनान की जो पॉपुलेशन है ना, बड़ी अलग सी है। इन द सेंस अगर आप देखेंगे तो लेबनान की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आप देखें तो ये पूरा का पूरा लेबनान है, साउथ में इसका इजराइल से बॉर्डर मिलता है, लेबनान माउंटेन्स है, जिसमें अगर आप देखें तो इस इलाके में सुन्नी रहते हैं, फिर यहाँ पे शिया रहते हैं, यहाँ पे भी शिया रहते हैं, नॉर्थ में भी सुन्नी रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, यहाँ पे ड्रूज रहते हैं। ड्रूज कौन है दोस्तों, आपको बता देता हूं मैं। ड्रूज एक प्रकार के अरेबिक पॉपुलेशन ही है, लेकिन ये जो धर्म फॉलो करता है मोनोथीज्म ही है, यानी कि एक ईश्वरवादी ही है, लेकिन इसमें जो टीचिंग्स है वो जुदाइज्म यानी ज्यूज, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब से इंस्पायर्ड है। इसके सिवा आप देखें तो हिंदुइज्म का भी इम्पैक्ट है, रोमन का भी इम्पैक्ट है। हिंदुइज्म का इम्पैक्ट यानी ये जन्म में यकीन करते हैं, तो यहाँ पे ड्रूज पॉपुलेशन रहती है। और इस प्रकार से यहाँ पे जब ये अगर आप देखें तो ये लेबनान में रिलोकेट कर जाते हैं, तो यहाँ पे लेबनीज सिविल वॉर होता है, जिसमें अगर आप देखें तो क्रिश्चियंस एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ पीएलओ होता है। पीएलओ वाले क्या करते हैं, बाकी सुन्नी पॉपुलेशन को भी अपने साथ मिलाने लगता है वो। तो यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से जब सिविल वॉर स्टार्ट होता है, ये कई सालों तक चलता है, ये सिविल वॉर चलता रहता है। पैरेलली सुनिए ये क्या करते हैं, एक तरफ सिविल वॉर चल रहा होता है क्रिश्चियंस के खिलाफ। क्यों क्रिश्चियंस के खिलाफ, क्योंकि लेबनान में अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट बनती है उसमें 55% सीट क्रिश्चियंस के लिए ही रिजर्व्ड होता है, 45% मुस्लिम्स के लिए होता है। तो उसको ये चैलेंज करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बराबर बराबर करो या पूर्ण रूप से मुस्लिम बनाओ। तो उसके वजह से यहाँ पे सिविल वॉर चलता है। अब देखिए लेबनीज सिविल वॉर एक तरफ चल रहा होता है, यानी जो शरण देता है उसको खाते हैं, उसी हाथ को काटते हैं। दूसरे तरफ देखिए पीएलओ और उसके कई, आपको मालूम है ये तो क्या था, कोलिशन था, उसके कई अलग अलग ऑफशूट्स भी थे, उसी के कई खुद के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी थे। ये इजरायलीज के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट करते हैं। पीएलओ, ये जो यासिर अराफात है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मिल रहा है, ये आदमी आप देखिए किस किस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिलवाता है। ये यासिर अराफात के अंदर जो पीएलओ होता है दोस्तों, इसको देखिए, ये अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये क्या करता है, बहुत फेमस है म्यूनिक ओलंपिक्स मैसेकर, जिसमें क्या होता है म्यूनिक ओलंपिक्स में जो इजराइल के एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, होटल में घुस के मारता है। इस पर तो मूवी भी बनी है, फिर कैसे इजराइल बदला लेता है। कहीं ना कहीं ये मूवी वो मूवी है जो मोसाद को, म्यूनिक नाम ही है मूवी का, जो कि मोसाद को लेजेंडरी कल्ट स्टेटस दिलवा दिया था जिसने। तो म्यूनिक ओलंपिक्स मैसेकर करवाते हैं ये लोग। वैसे ही अविविम स्कूल बस मैसेकर, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं ये बस में। तो दोस्तों आज जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इन्फेंट बच्चों को किस प्रकार से मारा गया, किनके द्वारा, हमास के द्वारा, तो ये सिर्फ हमास तक सीमित नहीं है, पीएलओ ने भी अंजाम दिया है। और इनके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नेता गलबैया भी पाते थे। आप कहेंगे सर ये तो बाद में भी लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मैं ये कहता हूं बाद में भी आप कहेंगे कि वाजपेयी जी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि भारत का कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ इवोल्यूशन ही वैसा रहा है, उसी का ये नतीजा था। हालांकि यहां तक आते आते पीएलओ अपने आप को एक बदला हुआ संस्था कहता था, कुछ कारण था जिस वजह से ऐसा वो कहते थे। खैर तुष्टिकरण की राजनीति तो भारत में हमेशा से चलती रही है और उसी का ये नतीजा भी था। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1982 में अगर आप देखें तो इजराइल भी परेशान हो जाता है इन सभी पीएलओ वालों से, है ना, कि इस प्रकार से ये आतंकवादी संगठन है जो कि आज लेबनान में बैठ के इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। तो उनके खिलाफ ये क्या करता है, एक चढ़ाई शुरू करता है। इजराइल क्या करता है 1982 में
लेबनान के ऊपर देख रहे हैं आप, नॉर्थ में यहाँ पे लेबनान है दोस्तों, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा मैप में। तो बिल्कुल नॉर्थ में ये जो लेबनान है दोस्तों, यहाँ पे इजराइल अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें यहाँ पे, तो इन पर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। और इसके साथ 1982 में इजराइल और लेबनान में अगर आप देखें तो जंग शुरू हो जाती है। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको और भी चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे इजराइल लॉन्च करता है ऑपरेशन पीस फॉर गलील। कारण क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये जो सी ऑफ गलील कहते हैं इसको, ये एक बहुत बड़ा लेक है जो इस इलाके में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। इस रेगिस्तान में पीने के पानी का सबसे ज्यादा महत्व है। तो ऑपरेशन पीस फॉर गलील, जो कि उसी के पास गोलन हाइट्स और लेबनान वाले इलाके के पास में आपको देखने मिलता है, वहां पे लॉन्च करता है। और पैरेलली पीएलओ को लेबनान छोड़ना पड़ता है, ये ट्यूनीसिया चले जाते हैं, पीएलओ भी, अराफात भी। लेकिन ये जो लॉन्च किया जाता है ना 1982 का इजरायली इन्वेजन, ये एक नया राक्षस को जन्म दे देता है। ये राक्षस कौन है? हमास नहीं, हमास तो अभी आया भी नहीं है। ये राक्षस है दोस्तों हिजबुल्ला। हिजबुल्ला क्या है दोस्तों, 1982 में जब इजराइल लेबनान पर चढ़ाई कर देता है, तब होता यूं है दोस्तों कि जो ईरान में 1979 में आपको याद होगा, ईरान में रिवॉल्यूशन हो जाता है, जो शाह का रिजीम है उसका तख्ता पलट हो जाता है, और खोमेनी जो कि क्या है, इस्लामिक हार्ड लाइनर शिया क्लेरिक, वो पावर में आ जाता है। और वो क्या करता है, 1982 में हिजबुल्ला बनवाता है। किसके द्वारा? ईरान फंड करता है। वहां पे रहने वाले जो शिया पॉपुलेशन होता है उनको कहीं ना कहीं आप देखें तो उन मुस्लिम क्लेरिक्स के द्वारा बनाया जाता है। कहा जाता है इजराइल के खिलाफ हम लड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉज है, हर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर इसको अपनाना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसको मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर उसको अपनी लीडरशिप दिखानी है तो कश्मीर कॉज, वैसे ही आप देखें तो पैलेस्टीन कॉज, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और उसी के लिए आवाज उठाता है 1982 में हिजबुल्ला अपने मुस्लिम क्लरिक्स के द्वारा। आप अगर देखें तो लेबनान में एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है हिजबुल्ला, जिसमें जो लेबनान में रहने वाले शिया थे, आपको बताया था मैंने कितने सारे शिया इन इलाकों में यहाँ रहते हैं, तो लेबनान में रहने वाले शिया ग्रुप को जमा करता है, उनको एक साथ जमा करके एक ग्रुप बनाता है हिजबुल्ला, और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए ईरान अपने 1500 एलीट फोर्सेस को, जो उनका रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनको भेजा जाता है इनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए। और इसके साथ वो अगर आप देखें तो अब जंग शुरू करते हैं पैलेस्टीन इजराइल के खिलाफ। यहां पर दोस्तों आज भी अगर हम हिजबुल्ला की बात करें तो ये ईरानियन प्रॉक्सी है। आज भी जो ईरान के अगर आप देखें तो इशारों पर ये नाचता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा काफी बार दिखाया जाता है। अगर हम हिजबुल्ला की बात करें तो इस प्रकार से सर पे बंदर जैसी टोपी पहनते हैं और कुछ कुछ लगवा के रखते हैं, जिसके द्वारा ये अपने आप को सामने आते हैं। इनका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका जो सिंबल भी है, ये भी ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से ही इंस्पायर्ड है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको और भी बातें बताता हूं मैं। आज के टाइम में हिजबुल्ला अगर आप देखें तो कहां पे सीमित है, तो लेबनान में। ये जो मैप आप देख रहे हैं जो हरे रंग में है, ये लेबनान के मैप में आप देख सकते हैं सदर्न पार्ट में, जहां जहां पे शिया पॉपुलेशन आपको देखने मिलता है, वहां वहां पे आपको आज भी अगर देखें तो वो इलाका लेबनान का हिजबुल्ला के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल नहीं करती है, यहाँ पे हिजबुल्ला ऑपरेट करता है। और यहीं से आज अगर आप देखें तो इजराइल के लिए अलग समस्या आए दिन कही जा रही है कि इस इलाके में अगर आप देखें तो किसका कौन मजबूत है, यहाँ पे हिजबुल्ला बैठा हुआ है। तो इजराइल के लिए यही डर है कि आज जब वो गाजा स्ट्रिप पे ऑपरेशन करेगा, है ना, अब ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है, शायद जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू भी हो गया हो, तब एक डर है कि कहीं यहां से हिजबुल्ला एक अपना नया फ्रंट ना खोल दे और इजराइल 2 फ्रंट वॉर में ना फंस जाए। तो आई होप ये कहानी आप लोग सब अब समझ गए हिजबुल्ला कौन है। तो ये और कुछ नहीं दोस्तों, ईरान का क्या है, अगर आप देखें तो प्रॉक्सी है, शिया है, क्योंकि ईरान शिया है, ये भी शिया ग्रुप को ही जमा करके बनाया गया है। तो ये बाकी शिया रिजीम्स को भी सपोर्ट करता है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, जैसे कि बशर अल असाद को। अब दोस्तों आगे कहानी देखते हैं। अब दोस्तों होता यूं है, फिलिस्तीन में छा जाती है पूर्ण रूप से निराशा कि यार पड़ोसियों को बुला लिया, अरब स्टेट्स को बुला लिया, कुछ नहीं हो पाया। इजिप्ट की मदद ली थी, इजिप्ट साला, माफ कीजिएगा, इजिप्ट खुद कैंप डेविड एकॉर्ड साइन करके
क्या किया, सिनाई पेनिनसुला जो इजराइल ने हड़प लिया था, वो क्या किया, अगर आप देखें तो इजिप्ट ने खुद साइन कर लिया कैंप डेविड एकॉर्ड्स और कहा कि हमको इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत चाहिए, पहले जैसे अच्छे चाहिए, बस मेरा सिनाई पेनिनसुला दे दो। इजराइल दे भी देता है और इजिप्ट भी शांत हो जाता है। जॉर्डन के साथ क्या होता है, उसकी जो मोनार्की होती है वो भी समझ जाती है कि भाई जिनको खिला रहे थे वही हाथ मेरा काट दिए, अब तो दोबारा इस आग में हाथ रखना ही नहीं है, चुपचाप से जो पड़ोस में इजरायली रह रहे हैं उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। एटलीस्ट जो राजा महाराजा वहां बैठे हुए हैं, जॉर्डन की जो मोनार्की है, उनके गद्दी को वो डिस्टर्ब नहीं करने वाले। वहीं अगर आप देखें तो लेबनान में और सीरिया में अब बस 2 जगह पे डिस्टर्बेंस बनी हुई है। सीरिया में असाद का रिजीम है जो कि इजराइल को सपोर्ट नहीं करता है, ऊपर में लेबनान में अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह आ चुका है जो कि ईरान का प्रॉक्सी है। अगर आप देखें तो सीरिया भी ईरान का ही प्रॉक्सी है, यहां भी लेबनान भी अगर आप देखें तो वहां पे जहां हिजबुल्लाह बैठा है वो भी ईरान का प्रॉक्सी है। अब इस तरीके से नॉर्दर्न पार्ट में तो ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल घिर गया है, बाकी सब जो अरब वर्ल्ड के लीडर्स थे उनके साथ तो इजराइल के रिश्ते कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने की संभावना यहां पर खुल रही थी। अब सुनिए क्या होता है, अब यहां पर जो फिलिस्तीन के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं अरब वालों के भरोसे बैठ के तो फिलिस्तीन बनने से रहा, रादर जो फिलिस्तीन बना था वो भी हाथ में नहीं है, वहां भी इजराइल की फौज बैठी हुई है, तो वो लोग यहां पर फर्स्ट इंतिफादा, ये क्या होता है दोस्तों, बेसिकली अरेबिक टर्म है, इंतिफादा और कुछ नहीं है, प्रोटेस्ट है। पहला प्रोटेस्ट होता है 1987 से 1993 तक चलता है, इसके बाद सेकंड इंतिफादा भी होता है, लेकिन फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता यूं है दोस्तों, मूवमेंट होता है अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन, कि इजराइल ने जो वेस्ट बैंक पे, जो गाजा स्ट्रिप पे यहां पे जो कंट्रोल करके रखा है, इनके खिलाफ लोग सड़क पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग में मूवमेंट थोड़ा पीसफुल होता है, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन इक्का दुक्का तो क्या, मतलब काफी इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पत्थरबाजी भी होती है, मोल्टोव कॉकटेल्स भी चलाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपेयर टू जो उम्मीदें रहती हैं इनसे, पीएलओ से, कि जिस प्रकार का वायलेंस वो करते हैं, बच्चों तक को मारते हैं, वैसा नहीं होता है, रिलेटिवली उस स्टैंडर्ड से पीसफुल कहा जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, करीबन करीब ये 5-5.5 साल इसी प्रकार से प्रोटेस्ट करते रहते हैं। 1993 में ऑस्लो एकॉर्ड्स हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल क्लिंटन है, इधर पे अराफात है और इधर पे वैसे ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत ये होता है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि ये जो पैलेस्टीन वाला इलाका है, वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, इसमें हम पावर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ट्रांसफर करेंगे। इजराइल कहता है हम गाजा से विड्रॉ करेंगे आने वाले दिनों में, और वेस्ट बैंक में कहता है कि वेस्ट बैंक बहुत बड़ा है तो इसको हम 3 एरियाज में डिवाइड करेंगे, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। एरिया ए वो हो गया जो 18% है पूरे की पूरे वेस्ट बैंक का, जो कि आप इस प्रकार से ग्रे कलर में देख रहे हैं। तो ये वाला जो इलाका है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिया जाता है। वैसे ही आप जो देख रहे हैं डार्क कलर में यहां पे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया एरिया बी। एरिया बी अगर आप देखें तो यहां पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इसको एडमिनिस्टर करेगी, लेकिन जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो इजराइल के साथ शेयर करना होगा। आपके भी फोर्सेस रहेंगे लेकिन हमारे भी रहेंगे, दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा। और बाकी का हो गया ऑरेंज कलर में एरिया सी, जो बाकी है तो इजराइल का है, इजराइल ही एडमिनिस्टर करेगा। लेकिन बदले में क्या होता है, एक सेफ पैसेज बनाया जाता है, गाजा के लोग इस प्रकार से वेस्ट बैंक आ जा सकते हैं, ये हम सेफ पैसेज भी देंगे, लेकिन बदले में ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ये जो पीएलओ है, ये इजराइल के साथ कोएग्जिस्टेंस की फिलॉसफी को हां कहेगी। यानी कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों का हक है इजराइल पे, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन 2 स्टेट सोल्यूशन को आप एक्सीड करते हैं, मानते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन साथ में रह सकते हैं। अब तक तो ये मानते ही नहीं थे इजराइल के राइट ऑफ एग्जिस्टेंस का, लेकिन अब ये मान जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कब तक होती है, 1990, आप अगर देखें तो 1993 तक होती है। फर्स्ट इंतिफाडा के बाद इस प्रकार से ऑस्लो एकॉर्ड्स हो जाता है और इसके साथ रिश्तों में कुछ इंप्रूवमेंट आने लगती है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, इस प्रकार का अगर एकॉर्ड होगा तो एक तबका ऐसा भी होगा जो नाराज होगा। तो एक तबका बनता है, जैसे पीएलओ एक ग्रुप होता है,
है ना, एक कोएलिशन होता है, वैसा ही एक कोएलिशन सामने आता है, अलायंस ऑफ पैलेस्टीनियन फोर्सेस, जिसमें हमास होता है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद PIJ होता है, ये भी बहुत खतरनाक इसी प्रकार का जानवर वाला, इनह्यूमन है ना, जानवर से भी बर्बर है, जानवर भी ऐसा नहीं करते, उसी प्रकार के सारे ग्रुप्स हैं जो कि सामने आ जाते हैं। तो हमास इसमें क्या करता है, अगर आप देखें तो 1987 में जब फर्स्ट इंतिफाडा होता है इजराइल के खिलाफ, तभी बनाया जाता है इसको। दोस्तों अगेन पैलेस्टीनियन इमाम अहमद यसीन बनवाता है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफशूट होता है। तो ये क्या है, मुस्लिम ब्रदरहुड सुन्नी, पैन सुन्नीज्म में यकीन करता है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, सुन्नी ग्रुप। अभी हिजबुल्लाह बताया था ईरान वाला, वो कैसा ग्रुप था, शिया ग्रुप। तो ये हमास क्या होता है, सुन्नी ग्रुप होता है, हार्ड लाइनर, कट्टर इस्लामिक हार्ड लाइनर होता है, क्योंकि उसी प्रकार का इमाम इसे बनाता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो अलायंस ऑफ पैलेस्टीनियन फोर्सेस बनाया जाता है, जो कि दमास्कस के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित होता है, दमास्कस सीरिया में। तो इनके द्वारा चलाया जाता है। 8 पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो ये ऑस्लो एकॉर्ड वगैरह को नहीं मानते। उनका कहना बड़ा सिंपल होता है कि हम ये ऑस्लो एकॉर्ड्स को नहीं मानते। फाटा जहां पे कहता है कि हम वायलेंस वगैरह नहीं करेंगे, है ना, ये कहता है ना PLO वाला, उसका लीडर फतह, जो कि अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यासिर अराफात कहते हैं कि हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, हम इजराइल के राइट ऑफ एग्जिस्टेंस को मानते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, इजराइल जी सकता है, हमारे साथ रहेगा, हम मानते हैं ये सब। ये कहते हैं हम ये सब कुछ भी नहीं मानते। हमास कहता है हम वायलेंस करेंगे और वायलेंस के माध्यम से इजराइल को नष्ट नाबूद करके पूर्ण रूप से पैलेस्टीन अपना बना लेंगे। तो ये कौन होता है दोस्तों, हमास। अब हमास तो दोस्तों ऐसे ही एक साइड लाइनर होता है। अभी आपको बताया PLO के पास पूरा पावर आ चुका है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास पावर आ चुका है। तो यहां पर आपको बताऊंगा अब कैसे हमास पावर में आता है, पर उससे पहले हमास और हिजबुल्लाह, अभी आपको 2 ग्रुप मैंने बताया, उनके बारे में बता देता हूं। तो हमास और हिजबुल्लाह अगर आप देखें तो दोनों के दोनों वैसे एक सुन्नी है, एक शिया है। हमास क्या है, सुन्नी है। हिजबुल्लाह अगर आप देखें तो शिया है। तो हमास और हिजबुल्लाह सुन्नी शिया है, तो इनमें तो खटपट होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में बड़े मधुर रिश्ते रहे हैं। कारण क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों ही अगर आप देखें तो ईरान और सीरिया के द्वारा फंडेड हैं। रादर सीरिया की तो अब हैसियत नहीं है आज के टाइम में, ईरान के द्वारा फंडेड है, ईरान के द्वारा आर्म्ड है। और हिजबुल्लाह बहुत खतरनाक है। हमास के पास तो क्या है कि उतना ज्यादा वेपनरी आ नहीं पाती है, क्योंकि इजराइल नेवल ब्लॉकेड लगा के रखता है, टनल के माध्यम से ही आता है। लेकिन हिजबुल्लाह बहुत ही ज्यादा वेल आर्म्ड ग्रुप है। तो यहां पे दोस्तों हिजबुल्लाह और हमास बड़े क्लोज रिश्ते थे। लेकिन 2013 में आपको याद होगा अरब स्प्रिंग का समय था, जिसमें इजराइल के खिलाफ भी अगर आप देखें तो दुनिया सीरिया के खिलाफ भी अगर आप देखें तो वहां पर सिविल वॉर हो जाता है। और उस सिविल वॉर में 2 ग्रुप बढ़ते हैं। एक ग्रुप होता है जो बशर अल असाद, जो कि इस वक्त सीरिया के रूलर हैं, इसको सपोर्ट करता है, और दूसरा रिजीम होता है जो इसका जो सत्ता है उसको गिराने के लिए, इसके रिजीम को हटाने के लिए। कारण क्या है, अगर आप सीरिया देखें तो सीरिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है, सुन्नी की है, लेकिन जो रूलर असाद है ये शिया है। तो वहां पे जो सुन्नी ग्रुप्स हैं वो इसका तख्ता पलट करना चाहते हैं और सुन्नी पावर सामने बैठाना चाहता है। इसमें कतर बहुत आगे है, कतर इसको सपोर्ट करता है, कैसे भी इसको हटवाया जाए। कहा जाता है सऊदी वगैरह भी इसको टॉपल करने का प्रयास करता है। लेकिन 2013 में क्या होता है दोस्तों, जब सीरिया इस प्रकार से 2 फैक्शन में बटा होता है, तो कहा जाता है कि हमास ने असाद के अपोजिंग फैक्शन के लिए आवाज उठाई थी कि हम असाद को टॉपल करवाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ईरान जो कि शिया है वो चाहेगा, उसका क्लोज अलाई है ये असाद, वो बना रहे। तो हिजबुल्लाह को बोलता है टाइट करो इनको, ये क्या बोल रहे हैं। तो वहां पे हिजबुल्लाह बोलता है आज से हमारे रिश्ते खत्म, है ना, ब्रेकअप। और इसके साथ हिजबुल्लाह हमास के रिश्ते खराब हो जाते हैं। हालांकि हमास बोलता है अरे गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें माफ कर दो, हम कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं ना। इजराइल से ही फंडिंग, ईरान से ही फंडिंग आ रही है, उसी के टुकड़ों पे हमास भी पलता है, भले सुन्नी है, क्योंकि मेन दुश्मन तो यहाँ इजराइल है। इजराइल निबट जाएगा, उसके बाद देखेंगे शिया सुन्नी डिवाइड जो है वो सब सेटल करेंगे, लेकिन अभी तो वो तो उसी पर टुकड़ों पे पल रहा है। तो यहाँ पे हमास हिजबुल्लाह ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन जो 2023 का अटैक है, ये अगर आप देखें तो ये बताता है कि इसमें ईरान का जो अभी अटैक चल रहा है इस वक्त, जो कुछ दिन पहले पैराग्लाइडर्स हमास लेके आया, उससे लगता है, रादर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईरान ने ही इसकी पूरी प्लानिंग वगैरह की थी और ईरान के ही इशारों पे हुआ है।
जो रॉकेट्स भी चलाए जा रहे हैं उसमें भी ईरान के कहीं ना कहीं कुछ फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कुछ टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है चाइना का भी इसमें है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह में क्लोज कोऑर्डिनेशन हुआ था और ये ब्रेकअप वगैरह अब नॉर्मलाइज हो चुका है, रिश्ता वापस से दोनों नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब दोस्तों यहां पर सवाल आता है कि अभी तो मैंने बताया था कि पीएलओ के पास पावर आ गया था, तो हमास कहां से पावर में आया, अब वो आपको बताता हूं। हमास किसने बनाया? सुन्नी ग्रुप ने बनाया, ये तो आप समझ गए। सुन्नी हार्डलाइनर्स ने बनाया, ये भी आप समझ गए। ये वो ग्रुप था जो ऑस्लो एकॉर्ड को रिजेक्ट करता था। अब देखिए क्या होता है, 2005 तक पीएलओ रूल करता है। 2005 में पीएलओ, क्योंकि अब चुनाव आने वाला होता है अगले साल, तो इजराइल क्या कहता है कि भाई चुनाव आने वाला है तो पीएलओ को मजबूत किया जाए, और इसके लिए क्या करता है, वो कहता है कि चलो चुनाव के पहले वो कहता है कि ये जो गाजा स्ट्रिप, ये आप देख रहे हैं, तो वेस्ट बैंक में, गाजा में, दोनों में ही अगर आप देखें तो पीएलओ रूल कर रहा होता है। अगले साल चुनाव आने वाला है, चुनाव के पहले क्या दिखाना होता है? तुष्टीकरण। इजराइल समझ रहा है यहां पे पीएलओ को मजबूत करना जरूरी है, अदरवाइज गाजा वाले आ जाए, अदरवाइज हमास वाले आ जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कुछ वैसे ही जैसे हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं, शेख हसीना जी को मजबूत करना है, अब उसके लिए जो मदद चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आ जाएगी तो बड़ी दिक्कत है। उनकी अपोजिशन में जो है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी ही क्लोजली अलाइंड है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, हम नहीं चाहेंगे वो आए। तो यहां पे अगर आप देखें तो कुछ उसी प्रकार से आप अगर देखें तो यहां पे जो गाजा स्ट्रिप होता है, आपको याद है ऑस्लो एकॉर्ड से मैंने कहा था कि इजराइल कहता है एक दिन में अपने सारे फोर्सेस हटा लूंगा। इजराइल कहता है वो टाइम आ गया है, चुनाव के पहले पीएलओ को गिफ्ट दिया जाता है। क्या होता है ये गिफ्ट? ये गिफ्ट के अंतर्गत गाजा स्ट्रिप के अंदर 21 ज्यूइश सेटलमेंट्स होते हैं और उनकी देखरेख के लिए वहां इजरायली फोर्सेस खड़ी रहती हैं। वो सभी कहते हैं कि ये सब खाली करो और हम सब ज्यूइश सेटलमेंट्स हटाते हैं गाजा स्ट्रिप से, उनको हटा के बाकी का जो इलाका है इजराइल का, वहां पे उनको बसा देंगे। अब दोस्तों यहां पे एक बात आप जरा जानिए, ये बात तो वो कर देते हैं, फौज भी हटा देते हैं, और इसके साथ उनको लगता है इससे पीएलओ को अब वोट मिलेगा कि पीएलओ ने जो प्रॉमिस किया था वो पा लिया। लेकिन दोस्तों पैरेलली जो हमास होता है वो भी क्या करता है, अपने पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मजबूत करने लगता है, लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने लगता है। फंडिंग बहुत आती है उसके पास, खूब फंडिंग आती है ईरान से, और उससे काफी ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। फिर दोस्तों 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव होते हैं और नतीजन आप देखिए क्या होता है, 132 सीट में हमास के पास 74 सीट्स आ जाते हैं। वही ये जो पीएलओ वाले थे 50 सीट्स पे बैठे होते हैं। नतीजन क्या होता है, इजराइल गाजा स्ट्रिप से बाहर भी निकल जाता है और पावर में कौन खड़ा होके आ जाता है, हमास आ जाता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो 2006 में ये इलेक्शन होता है, 2007 में फतह और हमास में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जो अभी भी ऑनगोइंग है। हमास क्या करता है दोस्तों, अगर आप देखें तो गाजा स्ट्रिप में तो अगर आप देखें तो वो क्या करता है, पावर टेक ओवर कर लेता है, और हमास गाजा स्ट्रिप में तो टेक ओवर कर लेता है पूर्ण रूप से पावर, और जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है यहां पे अगर देखें तो पीएलओ के पास ही पावर बना हुआ है आज भी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हमास क्या कहता है कि इसके साथ 2023 में अब जब अटैक कर रहा है तो इस प्रकार से आप देखें तो हमास इसलिए गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट कर रहा है। तो हमास अब गाजा स्ट्रिप के कंट्रोल में है, फतह के पास वेस्ट बैंक है, दोनों ही कहते हैं हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही आपस में स्ट्रगल भी कर रहे हैं। लेकिन नतीजन क्या है, आज हमास के पास गाजा स्ट्रिप है, जो हो सकता है इस वीडियो के 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन के बाद तक हमास को खत्म कर दिया जाए पूर्ण रूप से। क्या है, इजराइल को क्या कहते हैं, लॉन मोवर चलाता है वो, है ना, जब भी घास उगने लगता है लॉन मोवर लेके आता है और चला देता है, तो शायद वो लॉन मोवर चलने वाला है। और दोस्तों अब देखिए कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी सिंपैथी थी किसके साथ, फिलिस्तीन के साथ। लोगों को थी कि भाई आम आदमी है, सब कुछ है, लेकिन अब आप जरा देखिए इन आम आदमी ने इन जानवरों को चुना था। हमास इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एनिमल। जिस प्रकार के वीडियोस आए हैं, जिस प्रकार की अमानवीय हरकतें हमास ने की हैं, छोटे छोटे बच्चे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हुआ है वहां पे, जिस प्रकार के फोटोज हैं, वीडियोज हैं, मतलब दिल
कहर जाता है वो सब देख के कि इस प्रकार का चीज कोई कैसे कर सकता है। वैसे अमानवीय लोगों को आपने चुन के यहां पर शरण दिया, आप लोगों ने उनको पावर में आप लेकर के आए, तो अब तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो कब तक आपके साथ हम सिंपैथी रखें? आप जैसे लोगों को चुनते हैं वैसा ही नतीजा होता है। आप देख रहे हैं यूक्रेन में भी यही हुआ, जिनको आप चुन के लाए वो आप नतीजा आज भोग रहे हैं किस प्रकार का हो रहा है। कुछ उससे भी बुरा इनके साथ होने वाला है। तो अब यहां पर सवाल उठता है, ये तो आई होप कहानी पूरी समझ आ गई। अब इंडिया का क्या रुख है, इंडिया कहां पे स्टैंड करता है? तो गांधी जी से शुरू किया था, अब आते हैं मोदी जी पर। तो मोदी जी तक अगर हम देखें, यानी कि प्रेजेंट डे तक इंडिया पैलेस्टीन कॉज को एक्सेप्ट करता है। मतलब क्या है? बार बार कहते हैं अरे इंडिया तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। अरे हाँ, हम भी करते हैं वही तरीके से जिस प्रकार से इजराइल करता है। यानी किसकी बात हो रही है? टू स्टेट थ्योरी। इंडिया हमेशा से कहता है हाँ, पैलेस्टीन और इजराइल दोनों को कोएग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि इजराइल खुद ऑस्लो एकॉर्ड में कहा है, जो पीएलओ ऑस्लो एकॉर्ड में कहा है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों कोएग्जिस्ट करें। इंडिया वही तो कहता है हाँ, इजराइल और पैलेस्टीन दोनों कोएग्जिस्ट करें। और हम नहीं कहते कि इजराइल को हमेशा से नक्शे से उड़ा दिया जाए, जो हमास कहता है, या फिर जो फॉर्मरली आप देखें तो अरब पावर्स कहा करते थे। हम ये सब कुछ नहीं कहते, हम वही कहते हैं जो इजराइल कहता है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों राइटफुली एज पर दी पार्टीशन प्लान वहां पे एग्जिस्ट करें। जाहिर सी बात है, पार्टीशन प्लान से अब तक काफी डेमोग्राफी चेंज हुआ है, तो कुछ 19-20 कर ले और दोनों संतुष्टि से खुशी के साथ वहां पे रहें। जहां तक बात है दोस्तों हमास की, हिजबुल्लाह की, फाटा की, इंडिया ने किसी को बैन नहीं किया है। इंडिया इनमें से किसी को भी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं करता है। हालांकि हमास ने जो अभी किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ साफ कहा कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ टेरर, लेकिन हमारा जो लिस्ट आता है आतंकवादियों का, बैंड एंटिटीज का, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें इनका मेंशन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो। जो पूरी अब तक की कहानी थी, इसके साथ इजराइल सीरीज यहीं पर हम खत्म करते हैं। मुझे लगता है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से पूरा इजराइल सीरीज देख लिया है ना, जिसमें हमने स्टार्टिंग के पहले वीडियो में क्या देखा था कि कैसे इजराइल एज अ स्टेट आया, ज्यूज कहां थे, क्या ये रूट कॉज में क्या मसला है वो जाना, और सेकेंड पार्ट में आपने पॉलिटिक्स भी देख लिया। तो ये 2 वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, तो दिस इज एवरीथिंग। आपको और कुछ जानना ही नहीं है इस पूरे मुद्दे पे। कोई भी एग्जाम में कुछ भी आएगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। या फिर आप स्टूडेंट नहीं हैं, जानकारी के लिए देखते हैं, तो भी इससे ज्यादा जानकारी है ही नहीं इस मैटर पे। बाकी फिर न्यूज है, तो यहां पर दोस्तों मैं न्यूज कवर नहीं कर रहा कि हाँ आज यहाँ पे गोली चला दी, आज साउथ मूव करने कह दिया हमास वालों ने, तो वो कवर नहीं किया। ये बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ये कहानी को वीव करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को मैं सिंपल पॉइंट्स दे दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो ये वीव करना और फिर आप तक पहुंचाना, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। आई होप आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो इस अप्रिशिएशन के रूप में बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल के बारे में भी अपने मित्रों के साथ जरूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, डू लाइक द वीडियो।